हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि शाम का हमारे पास में 9 बज चुका है और क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है, तो आप सभी लोगों को 9 बजे लगभग में क्लास में उपस्थित हो जाना है। देखिए आज कुछ इस तरीके से हमने कुछ नया प्रैक्टिकल किया है, जिसमें अगर आपको अच्छा लगता है, ये रिसेंटली कुछ क्वेश्चन हमने आपको आज बनाए हैं, क्योंकि पीपीटी बहुत जल्दी में नहीं बन पाई है, जिसके कारण हमने हाथ से ही लिख करके आपके पीपीटी बना करके आपके क्वेश्चन तैयार किए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी एएलपी में टेक्नीशियन एग्ज़ाम में आपके पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो पूरी तरह से ऐसे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हालांकि वो इसके अलावा भी कई सारे एग्ज़ामों में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और ये वो क्वेश्चन है कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्वेश्चन कराए जाएं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और आपको अब आंसर देना शुरू कर देना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर देना शुरू करें। अब देखते हैं कि कौन कितना आंसर दे सकता है, लेकिन पहला काम आपका यही है कि अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप पहले से हमारे चैनल पर मौजूद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिए, हम आपका नाम नहीं लेंगे, कमेंट सभी के देखेंगे कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि कितना बच्चा क्वेश्चन सही दे रहा है और कौन गलत कर रहा है। इसके लास्ट में किसी दिन हम आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि कौन कौन महारथी कितना सही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर देना शुरू करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और पढ़ने का कष्ट करें। देखिए पढ़ना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन आपके साथ में क्या लिखा है सुनिए जरा। कह रहे हैं कि स्वचालित वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी कैसे जानते हैं? सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। कहने का मतलब कि जो हमारे स्वचालित वाहन हैं उनमें प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक सीएनजी को लागू किया गया है। इस सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से इसे जाना जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे जानते हैं। लेकिन याद रखो, एक पीएनजी होती है जिसे इसे कहते हैं पाइप नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखो, आपने देखा होगा कि जो पीएनजी होती है वो घरों में अब लगाई गई है। घरों में खाना बनाने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि घर में आपके एक बाहर से पाइपलाइन आई है और वो आपके घर तक पहुंचती है। उसको गैस में लगा लेते हैं, उसके माध्यम से गैस आती रहती है, लेकिन उसमें मंथली बिल आता है। आपने देखना, जहाँ पर आपने गैस कनेक्ट करेंगे वहाँ पर एक रेगुलेटर लगा होता है और मीटर लगा होता है। वो इस बात को ऑब्जर्व करता है कि कितनी आपने गैस की खपत की है, और याद रखो उसी के अकॉर्डिंग आपका मंथली बिल आता है। तो याद रखो, ये पीएनजी गैस अब खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। आप कहो सर जी एलपीजी गैस भी तो करते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, एलपीजी गैस करते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन याद रखो ना, जब हम पीएनजी गैस की बात करें, अरे यार भाई तो पर एलपीजी गैस की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से इसे जानते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसे कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो पेट्रोलियम गैस होती है ये थोड़ी महंगी पड़ती है और इससे हल्का फुल्का प्रदूषण भी होता है। कई सारी गैसें इसमें मौजूद होती हैं, तो इसलिए महंगी होने के कारण इसका यूज़ हम नहीं करते हैं और ये बहुत जल्दी ही आग को पकड़ लेती है। सबसे बड़ी बात ये है, और गैस का रिसाव हो जाए तो इसको थामना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो इसलिए अब एलपीजी गैस की खपत को कम करने के लिए
सरकार ने पीएनजी गैस को लागू कर दिया। कई सारे शहरों में पीएनजी गैस जो है वो आपकी लागू हो चुकी है। अब अगली अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, याद रखो। अब इन गैसों के बाद बात करते हैं कि इसका आंसर क्या है सर जी, ये तो बताओ बस सब। तो याद रखो इसके आंसर की बात करें, सीएनजी जो गैस होती है इसका मुख्य घटक ना तो CO2 होता है। अगर मुख्य घटक CO2 होता है तो प्रदूषण को हम कम करने के लिए CO2 क्यों निकालते हैं, है कि नहीं मेरे बच्चों। अगर H2O2 होता तो हम इसको भी ना निकालते और N2 होता तो ये भी ना होता। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। जो आपकी CH4 होती है जिसे हम लोग मीथेन गैस कहते हैं, तो याद रखो मेरे बच्चे, मीथेन गैस वो गैस होती है जो आपकी क्या करती है, मीथेन गैस आपकी वो गैस है जो स्वचालित वाहनों में यूज़ की जाती है और इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। अब कहो सर जी मीथेन गैस आती कहाँ से, तो सुनोगे ज़रा, बता दें आपको, सुन लो तो फिर। मीथेन गैस कहाँ कहाँ से मिलती है, तो ये बोर्ड भर गया, बोर्ड को हम हटा दें, बोर्ड को चलें आगे की ओर। तो ये कहानी हम आपको बताते हैं। देखो जरा, अगर हम बात करें मीथेन गैस की, तो याद रखो मेरे बच्चे, मीथेन गैस कहाँ से निकलती है। तो मीथेन गैस जो है आप जानते हैं जो दलदली भाग होते हैं, दलदली भागों से या दलदली क्षेत्रों से ये गैस आपकी निकलती है। जैसे अगर हम आपसे कहें धान का खेत, तो याद रखो धान के खेत में ये आपका क्या होता है, ये मीथेन गैस पाई जाती है। जैसे कि सीवर टैंक होता है, आप जानते होंगे सीवर टैंक वगैरह जिसमें नाला आला वगैरह बहता है, उसमें क्या होता है, यही गैस निकलती है। इसके अलावा कुएं की सफाई के दौरान ये गैस निकलती है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, कहते हैं कि जब सफाई होती है कुआं की, तो याद रखो जब कुएं की सफाई होती है ना, तो उसमें उसका तल वाला भाग जो होता है वो दलदली आ जाता है, इसलिए दलदली भाग में क्या होता है वो गैस निकलने लगती है। लेकिन नॉर्मल अगर पानी भरा होगा कुएं में तो ये मीथेन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। इसके बाद सुनिए ज़रा मेरे बच्चे, इसके अलावा और कहाँ से निकलती है, धान के खेत में, सीवर टैंक से, कुएं से। और आपके जो जुगाली करने वाले पशु बोले थे, जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं, बाले पशुओं के मुख से भी ये गैस निकलती है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ से निकलती है सर जी, तो ध्यान से सुनो, और कहाँ से निकलेगी। तो इसके अलावा आपकी जो सांप की बामी होती है ना, सांप की बामी से भी ये निकलती है, समझ गए ना। सांप की बामी आप पहचान गए क्या होता है। सांप की बामी 5 जहाँ पर सांप निवास करता है, सांप रहता है, उसी को सांप की बामी कहते हैं। अगर आप इतनी चीज़ों को समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। इसे CH4 कहते हैं, मीथेन गैस को, ठीक है। अब आ जाओ, गोबर गैस का भी प्रमुख घटक इसी को माना जाता है। याद रखो, कहते हैं गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो याद रखो प्रमुख घटक जो है वो आपकी मीथेन गैस ही है। गोबर गैस का भी प्रमुख घटक मीथेन गैस को माना जाता है बच्चों। अब ध्यान से सुनो जरा, अब हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें। अगला क्वेश्चन आ गया आपका 2nd नंबर, और अब 2nd नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने का कष्ट करें सभी लोग। देखो जरा 2nd नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर कमेंट करिएगा। वैसे उसका तो कई सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था। अब इस क्वेश्चन का कौन कौन सही देगा आंसर, उसका हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार करते हैं। सभी लोग कमेंट दागते रहो भैया, और कमेंट जैसे दागते रहोगे ना तो ये हम सारी चीज़ें आपकी देखते रहेंगे। आंसर बताने का कष्ट करते रहो बस। चलो बताओ भैया, कमेंट करिए इसका क्या आंसर हो सकता है। चलो
देखो कई सारे बच्चों के आंसर सही आने शुरू होगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। मतलब किसका उपचार, मतलब किसका प्रयोग हम ब्लड कैंसर में यूज़ करते हैं। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें दिखा है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। किसका प्रयोग हम ब्लड कैंसर में यूज़ करते हैं। याद रखो, इस बात को आप जानते होंगे, जब व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है तो ब्लड कैंसर के दौरान याद रखो सबसे बेस्ट होता है कि उसका खाना पीना बंद करा दिया जाए। भारी खाना पीना जो होता है, भारी खाना बंद करा दिया जाता है। और इसमें अब व्यक्ति को कहा जाता है केवल आपको फलों का सेवन करना है। क्या करना है? फलों का सेवन करना है। और इसके सेवन से आप जितने दिन तक चल सकते हैं वैसे चलेंगे जब ब्लड कैंसर होता है। तो वैसे याद रखो, आयोडीन का तो यहाँ पर कोई प्रयोग होता ही नहीं ब्लड कैंसर में। आयोडीन का मस्तिष्क में किया जाता है लेकिन यहाँ कोई नहीं है। और फास्फोरस P32 का यहाँ भी कोई प्रयोग नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वो हम ब्लड कैंसर में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं मेरे बच्चे? ब्लड कैंसर में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम ब्लड कैंसर में करते हैं। लेकिन याद रखिए, कैंसर के उपचार में, ब्लड कैंसर नहीं केवल कैंसर, कह रहे हैं कैंसर के उपचार में कैंसर के उपचार में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के कैंसर की थेरेपी की जाती है, जिसके ऊपर कुछ दिनों तक उसकी किरणें गुजारी जाती हैं, जिससे अगर कैंसर आपके इतने क्षेत्र में फैला है तो ये बढ़ने ना पाए, आगे ना बढ़ पाए। इसलिए इस पर कंटिन्यू क्या होती हैं, इस पर किरणें डाली जाती हैं। जब इस पर लगातार कंटिन्यू तरीके से किरणें डाली जाती हैं तभी याद रखो क्या होता है मेरे बच्चे, ये कैंसर जो है वो आपका स्टॉप हो जाता है उतनी जगह पे, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये गामा किरणों का प्रयोग हम कैंसर थेरेपी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलो। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का मतलब समझते हो? दूसरे का मतलब तीसरा क्वेश्चन। ठीक, बताओ अब सभी लोग आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले धैर्य से। क्वेश्चन को बड़े विनम्रता पूर्वक पढ़िएगा और पैर छू करके आंसर दीजिएगा। सभी लोग, अगर ना आए तो एक बार जय माता दी लिख दो जरा सभी। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हमें लगता नहीं कि ये क्वेश्चन आपको आए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और कई बार आपको क्लास में डिस्कस किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। चलो भैया, हम देख रहे हैं कि कई सारे बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए और इसमें जो कमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। किसी भी बच्चे के कमेंट सही नहीं है। समझ रहे कि नहीं? चलो भाई बताओ जरा, बोले जल्दी से इसका क्या आंसर हो सकता है। देखो ध्यान से सुनो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें आंसर की, तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा मेरे बच्चे, कह रहा कि भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? भारत अगर गणतंत्र है तो इसका क्या अर्थ होगा ये बताना था आपको। वैसे याद रखो, जो हमारी प्रियम्बल है संविधान की, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है मेरे बच्चे, उस प्रस्तावना में आपके कुछ शब्द जोड़े गए हैं जिसके अर्थ हमेशा क्वेश्चन पूछता है आपसे। कौन कौन से वो शब्द हैं?
एक कहता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ बार बार पूछता है, या इसी को धर्म निरपेक्ष भी कह देते हैं, इसी को धर्म निरपेक्ष भी कह दिया जाता है। इसके बाद आपसे पूछता है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, एक पूछता है गणतंत्र, जो आपके सामने लिखा है, या गणराज्य कह देता है। इसके बाद में एक पूछता है लोकतंत्र, क्या कहता है, लोकतंत्र कह देता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। फिर इसके बाद पूछता है समाजवाद, इसके बाद पूछता है समाजवाद क्या होता है। इसके बाद समाजवाद के बाद आपसे पूछेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपसे पूछता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो दो, एक तो गणतंत्र और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे ज़्यादा दो क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पंथ निरपेक्ष भी आ जाता है, कभी कभी बीच बीच में आ जाता है। तो पहले तो याद रखो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, जो पूछा गया आपके पेपर में उसकी बात करते हैं, बाद बाकी की कहानी आगे करेंगे। पहले ऑप्शन पढ़ लेते, फिर आपको इनके सभी के अर्थ बताएंगे क्या होते हैं। अच्छा पहले बता देते हैं, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन राज्य में रहने वाले लोगों का धर्म होगा अलग अलग। जैसे भारत का कोई धर्म नहीं है, ना भारत हिंदू है, ना भारत मुस्लिम है, ना भारत सिख है, ना ईसाई है, ना किसी भी प्रकार का कोई धर्म का भारत है। लेकिन याद रखो भारत में निवास करने वाले लोग जो हैं उनका धर्म अलग अलग है, यही क्या कहलाता है, धर्म निरपेक्ष कहलाता है। जब बात करते हैं गणतंत्र की, तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, उसी को हम गणतंत्र कह देते हैं। समझ गए ना बात को। इसके बाद लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है जिस देश में जनता अपने राजा को चुने, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। कहते नहीं भैया भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता जिसे चाहेगी उसे राजा बनाएगी और जनता जिसे चाहेगी उसे फ़कीर बना देगी। कहने का मतलब यही है मेरे बच्चे कि देखो एक चाय वाले को जनता ने राजा बना दिया, एक मंदिर के पुजारी को भारत क्या है यूपी का राजा बना दिया, और अब चाहे ना तो एक रिक्शा वाले के लड़के को भी राजा बना सकती है। 5 साल के बाद चुनाव होंगे, उसे भी बना सकते हो। लेकिन अब कहो कि पप्पू को राजा बना दो, तो ये राजा के राजा बना दो, तो बात अलग है। ठीक है चलो बन सकता है भाई, उसकी बड़ी बात है। अब बात करें समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है समाज के सभी वर्गों का एक साथ उत्थान। समाज में जितने भी वर्ग हैं सभी को सभी संसाधन पर, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सभी पर उन सभी का अधिकार है। नदी, झील, तालाब, झरना, वायु जो भी हैं इन सभी पर सभी का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। अंबानी के पास इतना पैसा है, बिल गेट्स के पास, उसने खरीद लिया कि भाई साहब बादल से जो वर्षा होगी वो पूरा पानी मेरा। अब क्या यार ऐसा कर सकता है ये, बताओ पहले। ये प्राकृतिक संसाधन है, नहीं खरीद सकता, इसमें कोई दौरा नहीं, खरीद सकता इतना पैसा है। लेकिन याद रखो ये प्राकृतिक संसाधन है, इसमें कहा गया कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के इस पर अधिकार नहीं होगा, इस पर अधिकार संपूर्ण जनता का होगा। इसी को कहते हैं समाजवाद। इसी को देख करके एक पार्टी है जिसने अपनी पार्टी का नाम रख दिया समाजवादी। समझ आए कि नहीं, तो समझ लिया करो मेरे बच्चे। आगे कह रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है मेरे बच्चे कि देखो पहले नाम को सुनो, कह रहा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण का मतलब पूरी जगह पर, और प्रभु का मतलब भगवान, मतलब अपनी जगह पर भगवान है, वो पूरी तरह से संपन्न है कुछ भी करने के लिए। मतलब ये है कि भारत अपने किसी भी क्षेत्रफल पर या अपने संपूर्ण क्षेत्रफल पर, जहाँ पर भारत का क्षेत्रफल लगता है उस क्षेत्रफल में भारत कुछ भी करेगा वो प्रभु है, उस पर कोई रोक टोक अन्य देश नहीं करेगा, तभी भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना। क्योंकि अगर भारत कोई परियोजना बना रहा तो पाकिस्तान अगर रोक दे और भारत को रुकना पड़े तो भारत फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है।
क्योंकि भारत अपने क्षेत्र में काम कर रहा था और उस पर किसी ने दबाव बनाया और उसने रोक दिया। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, वो किसी के अधीन होकर के काम कर रहा, परतंत्र है वो। फिर समझ के बात को, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है किसी के मतलब अपने क्षेत्रफल में कोई भी काम करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो, उसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब हमने सभी के अर्थ बता दिए, अब बारी बारी से आंसर दे दूं सभी के सभी जितने बैठे। ए ऑप्शन कह रहा है सभी मामलों की अंतरिम अधिकार जनता के पास है। क्या हमने ये बताया? इसका अर्थ तो हमने आपको ये बताया लोकतंत्र होता है। तो ए ऑप्शन क्या हुआ मेरे बच्चे? गलत। फिर सुनो, कह रहा भारत में संसदीय शासन नहीं। यार ये बताओ, अगर भारत में संसदीय शासन नहीं तो गणतंत्र कहाँ से बन जाएगा यार? संसद नहीं होगी तो राष्ट्रपति कैसे बन जाएगा, प्रधानमंत्री कैसे चुन जाएगा? गलत हो गया ना। देखो कह रहे हैं भारत राज्यों का संघ है। यार भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब गणतंत्र है क्या? ये तो नहीं बताया गया, ये तो आर्टिकल 1 में बताया गया। लेकिन ये जरूर बताया कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मेरे बच्चे, वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए, जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। तो भारत का जो सर्वोच्च पद है उसे जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, वंश के अकॉर्डिंग ना हो। जैसे कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे, अब प्रणब मुखर्जी ना बन करके अब अगले राष्ट्रपति कौन बने थे? रामनाथ कोविंद बने थे। रामनाथ कोविंद का कोई भी पुत्र और उसके वंशज नहीं बने थे। फिर क्या हुआ? अब आपके कौन बन गए? तो द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। इसका मतलब ये है कि उनके वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं बनेगा, चुनाव होगा, फिर जो भी प्रतिनिधि जीतेगा वो यहाँ शपथ लेगा। इसी को गणतंत्र कहते हैं। तो वंशानुगत शासन नहीं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। बोलो हाँ कि नहीं? अरे हाँ मेरे बच्चे। देखो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ है। एक बार में 42 में हुआ था 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, है कि नहीं? 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? कमेंट बॉक्स में हॉक दो जल्दी से सभी के सभी। और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे बच्चे, आंसर बताना शुरू करें। चलो, अभी पिछला क्वेश्चन कई सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था, कई सारे ए ऑप्शन लगाए पड़े थे, जबकि करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर था शायद में। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, दिमाग में ना बैठाना, भूत बैठा हो तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुम पढ़ते कुछ और हो, टिक लगाते कहीं और हो। तो सही जगह टिक लगाओ, सही से पढ़ो क्वेश्चन। पहले जय श्री राम का नारा लगाओ, इसके बाद में पढ़ो। देखो कह रहे भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? दिमाग उड़ जाएंगे ऐसा क्वेश्चन करने में। तुम्हें इतना तो पता होता कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कह रहा है कि सबसे दूर है कर्क रेखा। कर्क रेखा के दूर शहर कौन सा है बताओ? इतना तो आप जानते हैं इस बात को कि कौन सा शहर कहाँ है। अच्छा पहले देख लो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और बीचों बीच गुजरती है। इसके हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं क्या मेरे बच्चे? इसकी हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं मित्र पर गमछा जार। मित्र पर गमछा झार, ये हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं मेरे बच्चे। देखो ये कह रहा मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, इसके बाद आपके पश्चिम बंगाल से गुजरती है, इसके बाद में आपके राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के बाद आपकी गुजरात से गुजरती है बच्चे, गुजरात के बाद आपके मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ के बाद आपकी झारखंड से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है। अब इन्हीं राज्यों के कुछ शहरों को उसने ऑप्शन में रखा है। अब अगर आप ऑप्शन तोड़ लिए
तो कहानी बन जाएगी। सुनो जरा, इतना तो जानते कि गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, इसका मतलब ये हो गया कि गुजरात कर्क रेखा के नज़दीक तो है, लेकिन क्या जो 4 ऑप्शन दिए उसमें सबसे अगरतला किसकी राजधानी है पहले ये बताओ। रांची झारखंड का शहर है, ये झारखंड का शहर है, ये भी कर्क रेखा के पास में है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी, तो ये त्रिपुरा भी कर्क रेखा के पास में है। क्या कहते हो मेरे भाई, त्रिपुरा भी कर्क रेखा पे बसा है। और देखो ये गांधीनगर गुजरात भी कर्क रेखा पर है, झारखंड का रांची शहर भी कर्क रेखा पर है, अगरतला त्रिपुरा का भी कहाँ पर है, कर्क रेखा पर है। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे, उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ता है कि नहीं। अब ये बताओ क्या कर्क रेखा पर उड़ीसा राज्य है, क्या कर्क रेखा पर उड़ीसा राज्य है, नहीं है ना। तो इसका मतलब मेरे बच्चे क्या हो गया, ये ऑप्शन गांधीनगर खत्म क्योंकि ये तो कर्क रेखा के नज़दीक है, और रांची भी खत्म क्योंकि ये भी कर्क रेखा के नज़दीक है, और अगरतला भी खत्म क्योंकि ये भी कर्क रेखा पर है। इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया, भुवनेश्वर। तो याद रखो पहले ऑप्शन तोड़ना सीखिए, अगर जल्दबाजी करते ना तो इस क्वेश्चन का आप बाल बांका भी नहीं कर पाते, ये गारंटी दे रहे हैं हम आपको। और याद रखो कहीं ना कहीं गांधीनगर, कहीं रांची या अगरतला में से ही होंक के चले आते। हमने देख लिया कमेंट कितनों के सही आए हैं, ठीक है, बताने की ज़रूरी नहीं है यहाँ, ठीक है मेरे बच्चे। अब आगे आ जाओ, पढ़ लो ईमानदारी से, जो आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ये ट्रिक बना लेना भैया, ठीक है, ये देखने के लिए नहीं है, इसको बना लेना बड़ी सुंदरता से, अच्छे अच्छे से फ़ोटो और चित्र बना के लिख लेना ऐसे करके, ठीक है। अब आगे चलो, आ जाओ, अब अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। 5 क्या कह रहा है, जल्दी से कमेंट करो सभी लोग। चलो जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, क्या इसका आंसर हो सकता है। देखो मेरे बच्चे, वैसे इसमें जो भी आंसर आ रहे हैं वो लगभग में सही हैं, कई बच्चों के आंसर सही आ गए। क्वेश्चन 5 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। और अभी हमने शायद में मीथेन वाली गैस में बताया था कि जुगाली क्या होती है, अगर ध्यान से सुना होता तो आंसर बता देते, और अगर आंसर बता दोगे तो यही तो बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन हम बताएं वो तुम्हें याद हो, यही तो कलाकारी है और यही याद करने की कैपेसिटी है। आपको कितनी चीज़ें याद होती हैं क्लास में, वही तो हम बात कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। गाय, हिरन, भैंस और सूअर। अगर गांव के बच्चे होते तो ये क्वेश्चन तड़ाक से आंसर मारते, और जितने भी आंसर आने लगे ना ये सब उन्हीं बच्चों के हैं जो इन जानवरों से परिचित हैं, और जो परिचित नहीं है इन जानवरों से वो नहीं बता पाएंगे। इस बात की तो हम गारंटी देते हैं कि आप बता नहीं पाएंगे। चलें अब आगे, बता दें अब हम ही, क्योंकि तुम तो बता नहीं पा रहे हो। सुनो, सब गलत आंसर दे पड़े हैं। याद रखो इसका, गाय आपने देखी होगी कि खाना खाने के बाद ये जुगाली करती है। जुगाली का मतलब होता है मेरे बच्चे, खाना को पचाने के लिए ये अपने मुख को चलाती है। याद रखो, अगर जानवर खाना खाने के बाद जुगाली नहीं करता है तो इसका मतलब है जानवर बीमार है या उसका स्वास्थ्य सही नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। जो भी किसान होता है वो इस बात को देखता है कि अगर आज हमारा पशु जुगाली नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पशु अस्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ पशु जो होता है खाना खाने के बाद वो अपने भोजन को पचाने के लिए जुगाली करता है। जुगाली नहीं करेगा तो उसका भोजन पचेगा नहीं, ये गारंटी है। जुगाली का मतलब होता है मुख चलाना खाना खाने के बाद।
तो उसी दौरान तो मीथेन गैस निकलती है जुगाली में, है। लेकिन याद रखो आग पकड़ लेती बड़ी जल्दी। कौन सी? मीथेन गैस। जब आपने देखा होगा कोयले की खदान होती है, कोयले की खदान भी जीवाश्म से निकलती है, और याद रखो वहाँ पर मीथेन गैस अचानक निकल पड़ती है तो आग लग जाती है। ऐसे कुएं वगैरह सीवर टैंक में भी आग लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन और मीथेन का मिश्रण बहुत जल्दी आग पकड़ता है। समझ गो कि नहीं? तो ज़्यादा जुगाली भी ना करे पशु, आग लग जाएगी भाई साहब। ठीक है, देखो जरा। तो याद रखो गाय भी जुगाली करती है, हिरन भी जुगाली करती है। अब कहो सर जी हिरन तो आपने देखी भी नहीं होगी। अरे मेरे बच्चे देखला, हिरन भी खाना खाने के बाद जुगाली करता है, और भैंस भी जुगाली करती है। भैंस और गाय जुगाली करती है मेरे बच्चे, और हिरन भी करता है। इसके 3 ऑप्शन तो हमने काट दिए, बचा क्या? सूअर। तो याद रखो सूअर कभी भी भोजन करने के बाद जुगाली नहीं करता है, तभी तो उसका नाम है सूअर। सूअर मतलब चाहे जितना भोजन हौक के खा लेगा और लेट जाएगा तान घोड़े और के रजाई भाई साहब। समझ रहे हो कि नहीं? सर्दी का मौसम आ गया, हौक के खाएगा पिएगा और सो जाएगा। कौन? सूअर बाबा। अब तभी नहीं कहने लगती, कभी कभी मम्मी कहने लगती ना नहाना ना धोना ना कुछ करना, साला सूअर कहीं का बदतमीज। समझ गए कि नहीं? तो याद रखो ये वही सूअर है जो जुगाली नहीं करता है, वो काम भी नहीं करता। चलो मेरे बच्चे आगे देखो, 5 के बाद 6 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है। तगड़ा हमने ये क्वेश्चन क्यों रखा मेरे बच्चे? ये 3 एग्जाम में रिपीट हो चुका। ये एसएससी सीपीओ एसआई में आ चुका है, इसके अलावा यूपी एसआई में आया था, और ये यूपी पुलिस में आया था, यूपी पुलिस में भी आया था, और बीडीओ के एग्ज़ाम में भी आया था। ये 4 एग्ज़ाम में करंटली हमने क्वेश्चन देखा ही। और इसके अलावा एनटीपीसी 2018 में भी ये क्वेश्चन आके ले डूबा। और जबकि क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है बड़ा तगड़ा, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ते नहीं, तो ये हमारे यहाँ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। बताओ मेरे बच्चे क्या इसका आंसर हो सकता है? लिखा मिट्टी की नमी को बचाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, या क्या कहलाती है? बताओ। कह रहा है कंपोस्टिंग, मैन्योरिंग, फर्टिलाइजिंग या मालविचिंग। ऐसा लिखा हुआ है, माल्चिंग लिखा हुआ है। बताओ मेरे बच्चे। याद रखो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, क्वेश्चन कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये आपको बताना था। तो बता दो मेरे बच्चे, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये आपको पूरी तरह से बताना था। ठीक है? तो कह रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, जिसे ICMR कहते हैं, ICMR कह रहे हैं इसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं? तो याद रखो 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है मेरे बच्चे? तो याद रखो सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक जो मिट्टी भारत में पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम है मेरे बच्चे क्या? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है।
अगर कहीं यूपी में कौन सी पाई जाती तब भी चलो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? तो याद रखो, ना तो इसका कंपोस्टिंग सिस्टम सही है, ना मैन्योरिंग, ना ही फर्टिलाइजिंग। इसका करेक्ट आंसर है माल्चिंग या माल्चिंग जो है, इसका करेक्ट आंसर ये बन जाता है सी नंबर। आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं क्योंकि हमें पता था कि ये क्वेश्चन आपकी बस का है नहीं। हम चाहते तो इस पर 10 रुपये लगा करके भी तुम्हें बेच सकते थे ये क्वेश्चन, लेकिन हमने कहा भाई साहब पैसा इस समय है नहीं तो पैसा काहे खर्च करें, है कि नहीं? तो ये दया का रूप हमने दिखा दिया थोड़ा बहुत। 7 नंबर क्वेश्चन बताओ जरा क्या है। ये क्वेश्चन भी आपकी बस का है नहीं, फिर बता रहे हैं। कह रहे लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम जो है वो आपके किससे संबंधित है ये बताना था। परावर्तन, अपवर्तन, प्रदीपन, व्यतिकरण, बताओ जरा जल्दी से हॉक के कमेंट करो, इसका क्या आंसर है? जल्दी जल्दी बताओ मेरे बच्चे, क्या इसका आंसर हो सकता है? क्योंकि क्लास का समय होने वाला है और तुम लोग क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे। क्वेश्चन जैसे आपके सामने आए उसका तुरंत आंसर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास तुरंत आंसर नहीं है तो ये बड़ी गलत बात है। तैयारी करो और हॉक के 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। और तुम ये सोच रहे हो कि एनटीपीसी हम 2 घंटे पढ़ के ले लें। ख्वाब छोड़ दो मेरे बच्चे, आयोग को भी बैठाल देना दोबारा, जिसने पेपर बनाया होगा वो भी साला 2 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो याद रखो 2 घंटे में कुछ नहीं होता, कम से कम 12 से 18 घंटे, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, तब एनटीपीसी पेपर निकलेगा। ध्यान रखना, फॉर्म देख लिए ना कितने कितने पढ़े, 25-25 लाख फॉर्म पड़े हैं। समझ रहे हो? एक एक जोन में 10-10 लाख फॉर्म पड़ गया। 10 लाख फॉर्म पड़ा, वैकेंसी है 360। बताओ, हॉक के मर जाओगे, कंपटीशन पास नहीं कर पाओगे। समझ गए कि नहीं? दिमाग खुल जाएगा। 360, 10 लाख बच्चा कमेंट करेगा। यूपी पुलिस में कितनी वैकेंसी थी? 60,000। कितनी थी? दिमाग खोलो जरा। 60,000 वैकेंसी थी, इतनी बड़ी। और फॉर्म कितना था? 25 लाख। 25 लाख फॉर्म था। जब तुम्हारे फेफड़े निकल आए, सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, तुम्हारे 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन सही रह पाए बस, हैं? अगर इसमें दिमाग लगाओगे ना तो फेफड़े नहीं, तुम्हारी किडनी भी बाहर निकल के आ जाएगी। और बताओ, तब भी सिलेक्शन लेने दुश्वार हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि 10 से 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। और अगर 10 से 12 घंटे नहीं है पढ़ने की क्षमता तो कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दो, आराम से एक चाय का ठेला लगा लो, चाय बेचने लगो तो प्रधानमंत्री भी बन जाओगे। ऐसे पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, नौकरी भी नहीं